ब्रिक ब्रिक क्या है? ब्रिक इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक विथ which can be made of earth clay or any other material like fly ash। जो बिल्डिंग मटेरियल है वो या तो अर्थ क्ले से बनता है या फ्लाई ऐश से बनता है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि बनता है या तो अर्थ क्ले से या अदर मटेरियल। इसमें आईएस कोड कौन सा यूज होता है? आईएस कोड कौन सा यूज होता है जो बताता है विच टाइप ऑफ ब्रिक? तो आईएस 1077 1992। तो आईएस कोड 1077 1992 बताता है कि विच टाइप ऑफ ब्रिक शुड बी यूज। तो आईएस 10777 1992 बताता है कि विच टाइप ऑफ ब्रिक इज शुड बी यूज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो टाइप ऑफ ब्रिक उसका साइज। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक मॉडुलर ब्रिक और दूसरा होता है नॉन मॉडुलर ब्रिक। तो मॉडुलर ब्रिक के बारे में बताते हैं। तो मॉडुलर ब्रिक या जो कि एक स्टैंडर्ड साइज ब्रिक होता है या एक्चुअल या नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक होता है और जो विदाउट मोटार और साइज ऑफ ब्रिक वेर प्लेस्ड इन मैसनरी, वो एक स्टैंडर्ड होता है 19 into 9 into सेंटीमीटर। देखो एग्जाम में कहाँ से फंसाता है? सबका नेमिंग से फंसाता है। नेमिंग से क्या फंसाता है कि साइज ऑफ द व्हाट इज द साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक? 19 into 9 into 7 सेंटीमीटर। Size of standard brick 19 into 9 into 9 centimeter. Size of the actual या nominal size of the brick without mortar 19 into 9 into centimeter। ठीक है। Size of brick when placed in masonry, जो brick उस जो masonry में place होती है, तो यहाँ मोटार नहीं है तो नाम हो गया साइज हो गया 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक, एक्चुअल या नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक या व्हेन प्लेस्ड इन मैसनरी। तो इसके बाद आगे देखते हैं नॉमिनल या एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक विदाउट मोटार। जब हम उसमें मोटार लगा दिए तब उसका कितना साइज हो गया? तो वो हो गया हमारा 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये दोनों जो कैटेगरी है ये वाला ये वाला कैटेगरी और ये दोनों आता है तुम्हारे मॉडुलर ब्रिक के अंदर। तो मॉडुलर ब्रिक के अंदर ही ये आता है स्टैंडर्ड साइज ब्रिक या विदाउट मोटार या प्लेज इन मैसनरी। और उसी में अगर वही मॉडुलर ब्रिक में जो मोटार लगा देंगे तो उसका साइज होगा 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसी के बाद अब आता है कि नॉन मॉडुलर ब्रिक या और स्टैंडर्ड ब्रिक। तो नॉन मॉडुलर ब्रिक या नॉन स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। नॉन मॉडुलर ब्रिक और या नॉन स्टैंडर्ड साइज ब्रिक 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। तो नॉन मॉडुलर ब्रिक और नॉन स्टैंडर्ड ब्रिक हो गया 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। कन्वेंशनल साइज और ट्रेडिशनल साइज ब्रिक। तो कन्वेंशनल साइज और ट्रेडिशनल साइज ब्रिक हो गया तुम्हारा 23 सेंटीमीटर 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कन्वेंशनल साइज भी पूछ लेता है तो वो या तो इसमें देखो यहाँ पर जो 23 सेंटीमीटर होता है 11.4 सेंटीमीटर होता है 7.6 सेंटीमीटर होता है। तो कन्वेंशनल साइज और ट्रेडिशनल साइज हो गया 23 सेंटीमीटर 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछा जाए कि इंच कितना होता है वो 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इंच में हो जाता है साइज जो ट्रेडिशनल साइज बिकता है 9 into 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है। तो 9 इंटू स्टैंडर्ड 4.5 इंच इंटू 3 इंच ये हो गया हमारा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो यहाँ से हम लोग ने क्या क्या रिवाइज किया? हम लोग ने ये रिवाइज किया कि जो ब्रिक होता है जो कि ब्रिक बनता है किससे? अर्थ क्ले या फ्लाई ऐश से। उसमें आईएस कोड कौन सा यूज होता है? आईएस 1077 1992। अब साइज ऑफ द ब्रिक वो आईएस 1077 1992 वो किस चीज़ को बताता है? वो बताता है कि किस टाइप ऑफ ब्रिक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ब्रिक। टाइप ऑफ ब्रिक में दो कैटेगरी आता है मॉडुलर ब्रिक और नॉन मॉडुलर ब्रिक। तो मॉडुलर ब्रिक की कोई बात करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड साइज ब्रिक हो गया या जिसका एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक या नॉमिनल साइज भी उसी में बोलता है। ये भी बार बार फंसाता है ये वर्ड नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक भी वही हो गया कि और दूसरा है कि जब उसको प्लेस करते हैं मैसनरी में तो उसका जो साइज हो गया 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर। क्या हो गया 19 into 9 into 9 सेंटीमीटर। अब उसी जो मॉडुलर ब्रिक को उस पर हम लोग मोटार लगा देते हैं तो उसका क्या साइज हो जाता है? तो 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं नॉन मॉडुलर ब्रिक या नॉन स्टैंडर्ड ब्रिक। तो नॉन मॉडुलर नॉन स्टैंडर्ड ब्रिक का हो जाता है 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। 23 into 11 into 7 सेंटीमीटर। अब कुछ होता है कन्वेंशनल साइज और ट्रेडिशनल साइज जो पहले से चलते आ रहे हैं। उसका साइज होता है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। उसकी साइज होती है 9.5 इंच
इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टू चेक द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक 20 ब्रिक्स इज टेकन। अगर हमको ब्रिक का डायमेंशन चेक करना है तो हम लोग कितना ब्रिक यूज़ करते हैं, तो 20 ब्रिक यूज़ करते हैं। अगर हमको ब्रिक का डायमेंशन चेक करना है तो कितना ब्रिक लेते हैं, तो 20 ब्रिक्स लेते हैं। इफ़ यू हैव टू चेक द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक, तो कितने 20 ब्रिक को टेस्ट लेके सैंपल को तुम चेक करोगे, तो 20 ब्रिक को ले गए। अब हमको वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है ब्रिक का, तो हम लोग किस ब्रिक कितना ब्रिक लेंगे, तो 6 ब्रिक लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग 6 ब्रिक लेते हैं। वही हम लोग उसका डायमेंशन चेक करने के लिए देखते हैं, तो हम लोग कितना ब्रिक लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 है ना, तो उसको हम यहाँ पे बताते हैं कि इसमें कौन कौन से और चीज़ें। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग 6 कितना ब्रेक लिए, 6। फिर उसमें हम लोग डायमेंशन चेक करने के लिए कितना लेते हैं, 20। अब दो ठो और है, दो ठो क्या क्या है। अगर हम लोग को वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है ब्रिक पे वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करना है, तो वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करने के लिए कितना ब्रिक लेते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करने के लिए हम लोग लेते हैं 5 ब्रिक। तो वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग 5 ब्रिक लेते हैं। और वही रैपिंग टेस्ट, ब्रिक में रैपिंग हो रहा है तो हम लोग कितना ब्रिक लेते हैं, तो रैपिंग टेस्ट के लिए हम लोग 10 लेते हैं। तो रैपिंग के लिए कितना लेंगे, 10। तो ठीक है, तो समझ तो अगर हमको ब्रिक में उसका डायमेंशन चेक करना है तो हम लोग उसका 20 ब्रिक लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेना है तो हम लोग 6 ब्रिक लेंगे। वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करना है तो 5 ब्रिक लेंगे। रैपिंग टेस्ट चेक करना है तो 10 ब्रिक लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन चेक करना है तो कितना ब्रिक लेंगे, 20। वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करना है तो हम लोग कितना लेंगे, 5। फिर उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है तो 6। और रैपिंग टेस्ट चेक करना है तो 10। अगर उसको ऑर्डर देखा जाए कि मिनिमम से वन, तो देखो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए कितना लेते हैं, 1। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना लेते हैं, इसको 2 नंबर पे रखो। फिर रैपिंग टेस्ट के लिए इसको तीसरा नंबर पे रखो, और लास्ट में रखो डायमेंशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो इससे ध्यान में रहेगा। तो यानी वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए कितना, तो 5 ब्रिक। वाटर अब्जॉर्प्शन चेक करना है तो हम लोग 5 ब्रिक लेंगे। रैपिंग टेस्ट चेक करना है तो हम लोग 10 ब्रिक लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है तो 6। और डायमेंशन चेक करना है तो 20। तो सबसे पहले हम लोग अब सीक्वेंस से ध्यान रखते हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन 5, वाटर अब्जॉर्प्शन 5, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6, रैपिंग टेस्ट के लिए 10, रैपिंग टेस्ट के लिए 10। और डायमेंशन चेक करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 20, ठीक है। तो वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए 5, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 6, रैपिंग टेस्ट के लिए 10, और डायमेंशन ब्रिक का चेक करने के लिए हम लोग 20। अब थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रिक साइज कितना होता है, 9 इंच। अगर कहने का मतलब कि अगर हम ट्रेडिशनल ब्रिक्स लेते हैं उसका थिकनेस ज्वाइन करना है तो कितना होगा, 9 इंच। सही बात है। ये वाला ना, ये जो नंबर है ना, 9 इंच, यही तुमको बताएगा कि कितना साइज का होता है। थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, वो कितना होता है, 9 इंच। 9 इंच का वो साइज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ब्रिक का वजन कितना होना चाहिए, एक ब्रिक का वजन होना चाहिए 3 kg। एक ब्रिक का वजन कितना होना चाहिए, 3 kg। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक अर्थ, मतलब 1 मीटर क्यूब का मान लो कि गड्ढा है, उसमें हम जितना ब्रिक डालें तो उसका वजन कितना होना चाहिए, तो वो 1800 किलो के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक अर्थ का वजन आएगा 1800 kg। फिर आता है यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक। तो यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक कितना होगा, 16 से लेके 1900 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक 1600 टू 1900 kg पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक हो जाता है 1600 टू 1900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। इस 5 kg का ब्रिक में हम लोग का जो 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक का जो वजन निकलेगा वो 1800 kg निकलेगा। और यूनिट वेट कितना निकलेगा, 16 से लेके 1900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो वन मीटर क्यूब वी हैव 1800, ठीक है, टोटल ब्रिक निकल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या है, इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक वी हैव 1800 kg है, यहाँ पे 1800
1800 kg टोटल वेट हो गया। तो इसी के लिए 1 मीटर क्यूब को अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक से डिवाइड करें तो कितना होता है, 20 × 20 × 1। यहाँ पे हमको देखो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। ये पूछता है कि ये 500 ब्रिक कैसे निकला। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ले लिए, उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इंक्लूडिंग मोटरोला से डिवाइड किए तो 0.2 0.1 0.1 तो हमको 500 आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिक में फ्रॉग्स के बारे में डिस्कशन। तो ब्रिक में जो फ्रॉग्स होता है उसके बारे में क्या डिस्कशन होता है। देखो, फ्रॉग फ्रॉग आर लेड विथ फ्रॉग ऑन टॉप। ये प्रोवाइड क्या करता है, सीड की प्रोवाइड करता है और मैन्युफैक्चर का नेम रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रॉग जो होता है वो हम लोग को सीड की प्रोवाइड करता है और मैन्युफैक्चरर का नेम हम लोग को डालने में काम करता है फ्रॉग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फ्रॉग का जो डायमेंशन होता है ना, अगर यहाँ पर जो इसका थिकनेस देखो तो ये 10 से 20 mm डीप होता है। और यहाँ से इसका जो आउटर टू आउटर जो साइज होता है वो 100 mm में होता है, इनर होता है 60 mm, और इस तरफ से जो साइज होता है वो 40 mm। यानी जो डीप होता है, ये वाला जो डीप हो गया, ये डीप हो गया आप तुमको जाके 10 से लेके 20 mm। और यहाँ पे जो साइज हो गया इनर का 60 mm, आउटर का 100 mm, और ये 40 mm। यानी अगर एक फ्रॉक की साइज पूछा जाए, ब्रिक में जो फ्रॉक होता है उसका साइज होगा 100 × 40 × 10 mm या 20 mm, 10 से 20 mm तक रख सकते हो। ठीक है। यानी ये साइज पूछ लेता है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर। ये पूछ लेता है कि फ्रॉक का जो डेप्थ होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड ऑन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड क्या, फ्रॉक। ये क्वेश्चन है कि जो इंडेंटेशन, हम लोग जो इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं ब्रिक के फेस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्रॉक कहते हैं। जो फ्रॉक हम लोग क्या बताया, सीड की प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चर का नेम डालने में मदद करता है, वो हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि ब्रिक में जो कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अगर वो एक्सेस में ब्रिक में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ब्रिक का कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अगर वो एक्सेस से प्रोवाइड हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो देखो, सबसे बढ़िया इस तरह से याद रखना कि ब्रिक में सब याद रखना कि वो साल वर्ड मिलता है, तो SAL। और सीमेंट में क्या होता है, वो लसा होता है, तो LSA। तो साल में क्या हो गया, तो यानी इसका जो सीक्वेंस होगा तो सिलिका अल्युमिनियम लाइन। ब्रिक में SAL मतलब साल भर मिलता है, सिलिका अल्युमिनियम लाइन। और सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लस्सा। तो लस्सा हो गया लाइम सिलिका एल्यूमिनियम। तो सीमेंट पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। अभी ब्रिक पर ध्यान दें। तो ब्रिक ब्रिक में जो है, ब्रिक का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, सिलिका है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, तीसरा है लाइम। तो अब सिलिका का जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट कितना होता है, 50 से 60%। सिलिका का जो कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है वो 50 से 60% होता है। एल्युमिनियम सेकंड क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 20 से 30% होता है ब्रिक में। तीसरा होता है लाइम। लाइम कितना होता है, 2 से 5% होता है, 5% के आसपास। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 3 से 5%। मैग्नीशिया कितना होता है, 1। अल्कलीज भी 1। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं ब्रिक में। तो यानी हम लोग का सबसे ज़्यादा ब्रिक में क्या होता है, साल्वर मिलता है। तो सिलिका सिलिका कितना, 50 से 60% पकड़ के चलो। अल्मीनियम अल्मीनियम कितना कंसिस्टेंट रहता है, 20 से 30%। अल्मीनियम कितना रहता है, 20 से 30%। लाइम कितना रहता है, 2 से 5%। लाइम कितना होता है, 2 से 5%। लाइम कितना रहता है, 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 3 से 5%। आयरन ऑक्साइड ब्रिक में कितना होता है, 3 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 3 से 5। देखो, लाइम होता है 2 से 5, आयरन ऑक्साइड होता है 3 से 5। ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम लेस देन 1 होता है, अल्कलीज भी लेस देन 1 होता है। मैग्नीशियम भी लेस देन 1, अल्कलीज भी लेस देन 1। ठीक है। मैग्नीशियम भी लेस देन 1, अल्कलीज भी लेस देन 1। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड SO3 H2O वेरी स्मॉल। तो परसेंटेज याद रखना, सिलिका 50 से 60। सेकेंड है अल्मीनियम। अल्मीनियम कितना है, 20 से 30%। लाइम कितना है, 2 से 5%। आयरन कितना है, 3 से 5%। मैग्नीशिया भी लेस देन 1, अल्कली भी लेस देन 1। और ये अब इसका हम लोग का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन को देखें, सिलिका और उसका एक्सेस क्या होता है। देखो, सिलिका का फंक्शन क्या होता है कि जो सिलिका होता है जो 50 से 60% रहता है, वो उस ब्रिक में शेप देता है। सिलिका क्या देता है, ब्रिक में शेप देता है। सिलिका ब्रिक में क्या देता है, वो शेप देता है। हार्ड ब्रिक में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज और क्रैकिंग को। और ये उसके ब्रिक को प्रिजर्व करता है। जब ब्रिक में जब हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है ना, तो उस ब्रिक की जो साइज बनी रहे,
ये सिलिका मदद करता है। यहाँ पे हमको यानी कितना पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मिल गया। क्या क्या कि सबसे पहले सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ दे रहा है तो यानी उसकी हार्डनेस दे रहा है। तो हार्डनेस दे रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। उसकी क्या रहती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है कि वो मतलब ड्यूरेबल रहे। तो और वो प्रिवेंट करता है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग के लिए, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, मतलब श्रिंक नहीं है, क्रैकिंग नहीं है। और प्रिजर्व फॉर्म ऑफ ब्रिक एट हाई टेम्परेचर। और एट हाई टेम्परेचर पे जब उसको बर्न किया जाएगा तो उसका वो प्रिजर्व फॉर्म ऑफ द ब्रिक, यानी प्रिजर्व फॉर्म ऑफ द ब्रिक क्या रहा, यानी उसका वो शेप बना रहा, ठीक है। तो क्या बना रहा, यानी शेप बना रहा। तो यानी सिलिका जो है हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ से हमको हार्डनेस मिला, हार्डनेस मिलता है यानी ड्यूरेबिलिटी मिला। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अगर हमको उसको हाई टेम्परेचर बना रहा तो वो उसमें वो शेप नहीं चेंज करेगा, श्रिंकेज नहीं आएगा, क्रैकिंग नहीं आएगा। यानी अल्टीमेटली कह सकते हैं कि वो प्रोवाइड करता है कि शेप बना रहे। अगर ठीक है, अच्छी बात है, तो हम लोग 50 से 60% का ही रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि अगर हम इससे एक्सेस चले गए, एक्सेस सिलिका डाल दिए, तो ब्रिक में ब्रिटलनेस आ जाएगा। ब्रिक में क्या आ जाएगा, ब्रिटलनेस आ जाएगा। लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा, उसमें कोहेजन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस ऑफ सिलिका कॉजेज व्हाट इन द ब्रिक। तो एक्सेस ऑफ सिलिका कॉजेज कोहेजन इन द ब्रिक। तो एक्सेस ऑफ सिलिका ब्रिक में क्या कॉज करता है, कोहेजन क्रॉस करता है। और वो क्या करता है, वीक ऑन ड्राइंग। जो ब्रिक है अगर उसको सूखेगा ना तो वो ड्राइंग कर जाएगा। वीक ऑन ड्राइंग मतलब अगर सूखते रहेगा तो वो वीक हो जाएगा। तो सिलिका का समझिए, सिलिका कितना परसेंट है, 50 से 60%। वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रिजर्व फ्रॉम द ब्रिक, जब हाई टेम्परेचर बर्न किया जाता है जिससे हमको श्रिंकेज नहीं आए, क्रैक नहीं आए, यानी अल्टीमेटली शेप को प्रोवाइड करता है। यानी अल्टीमेटली शेप को प्रोवाइड करता है। अगर वो एक्सेस हो जाता है तो अगर ब्रिक में एक्सेस सिलिका हो जाता है तो ब्रिटलनेस आ जाएगा, कोहेजन आ जाएगा, और वीक ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अल्मीनियम। अल्मीनिया की अगर बात करें तो अल्मीनिया कितना परसेंट है, 20 से 30%। ब्रिक में अल्मीनिया कितना परसेंटेज होना चाहिए, 20 से 30%। तो अल्मीनिया जो है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस वाटर अगर अब्जॉर्ब करके वो प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। यानी अल्मीनिया का एक काम है कि वो ब्रिक में लचीलापन लाता है। लचीलापन कैसे लाता है अल्मीनिया, अल्मीनिया जो है वाटर, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके, एक्सेस वाटर को वो अब्जॉर्ब करके वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अल्मीनिया जो है एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब करके वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ठीक है, 20 से 30% का रखने का कारण कि अगर हम एक्सेस अल्मीनिया प्रोवाइड कर देंगे तो हमको रिफ्रैक्टरी ब्रिक में मिलेगा। ब्रिक में जो है रिफ्रैक्टरी मिल जाएगा, क्रैक्स डेवलप होने जाएगा, रैप ऑन ड्राइंग हो जाएगा और श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। देखो, सिलिका अगर एक्सेस में हो जाएगा तो वो वीक होता है, ठीक है। सिलिका अगर एक्सेस में हो जाता है तो ड्राइंग करने के समय वो वीक हो जाएगा। और उसी तरह से अल्मीनिया अगर एक्सेस में हो तो वो रैप हो जाएगा। याद रखना, दोनों में अंतर है कि किस चीज़ के एक्सेस होने से क्या होता है। अगर सिलिका ज़्यादा है तो वीक हो जाएगा, और अल्मीनिया ज़्यादा है तो रैप हो जाएगा। कब होगा, जब ड्राइंग कर देंगे, ब्रिक को जब धूपा में सुखा रहे होंगे, अगर हमको उसको वीक कमज़ोर दिख रहा है, मतलब ठीक है, शेप उप सही मगर कमज़ोर हो गया, तो किसके वजह से, सिलिका की वजह से, एक्सेस सिलिका की वजह से। अगर वही रैप हो गया मतलब उसका साइज सिकुड़ गया, तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें अल्मीनिया ज़्यादा होगा। तो रैप और ड्राइंग एंड श्रिंकेज, ठीक है। तो यानी इस एल्युमिनिया का काम क्या है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। प्लास्टिसिटी कैसे प्रोवाइड करता है, जो एक्सेस वाटर है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ठीक है, एल्युमिनिया ठीक है बात है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो एक्सेस तो ये होगा कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है कि ब्रिक बिकम रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव हो जाएगा। ब्रिक जो होता है ना वो रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और रैप ऑन ड्राइंग मतलब जो है ना वो ड्राइंग पर रैप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है साल्वर सिलिका एल्युमिनियम लाइन। तीसरा लाइन। तो लाइन की जो होता है 2 से 5% यानी 5% के आसपास समझो कि उसमें रहता है। तो वो क्या होता है, क्या लाइन कितना होता है, 2 से 5%। अब देखो लाइन में क्या क्या काम है, लाइन तो क्या है, जैसे सीमेंट में क्या करता है, लाइन का काम क्या करता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे भी लाइन एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम कर रहा है। दूसरा, ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर तक इसको बर्न कर सकते हैं। प्रिवेंट श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, ये भी श्रिंकेज, और जब सूखेगा ना तो श्रिंकेज को रोकता है।
और ये भी क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। यानी क्रैकिंग और श्रिंकेज को कौन कौन प्रिवेंट किया? तो क्रैकिंग और श्रिंकेज को प्रिवेंट किया तुमको एक लाइम भी प्रिवेंट कर रहा है और दूसरा प्रिवेंट कर रहा है सिलिका भी। यानी सिलिका भी और लाइम भी दोनों ही क्रैकिंग और श्रिंकेज को प्रिवेंट करते हैं। इसका एडवांटेज ये है। तो बस अंतर क्या है कि जो सिलिका जो है वो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और शेप में मदद करता है। लाइम का जो मेन काम है कि वो फ्लक्स की तरह काम करता है, वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। वो क्या काम करता है? बाइंडिंग मटेरियल की तरह। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि ठीक है, अब इसका एक्सेस क्या करेगा? एक्सेस ये करता है कि अगर इसमें ज़्यादा होना तो ब्रिक ज़्यादा जल जाएगा, ओवर बर्न कर जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ओवर बर्न करेगा तो शेप चेंज हो जाएगा, और अगर ब्रिक मेल्ट कर गया तो अपना क्या करेगा? शेप लूज कर देगा, और ये ब्रिक को रेड टू येलो चेंज कर देता है। अगर एक्सेस है, अगर तुमको ईटा पकने के बाद येलो दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रेड एक्सेस लाइन हो गया, रेड टू येलो कलर चेंज कर देता है ब्रिक का। यानी लाइन अगर एक्सेस है तो रेड टू येलो ब्रिक का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लाइन से क्या क्या पढ़े? लाइन से हम लोग ये पढ़े कि उसका मेन उसका जो परसेंटेज होता है 2 से 5% जो कम होता है, 5% से कम ही पकड़ के चलिए। वो फ्लक्स की तरह काम करता है, यानी एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम करता है। वो मेल्टिंग पॉइंट को भी रिड्यूस कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को भी रिड्यूस कर लेता है, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को और ड्राइंग को। और ठीक है, ओवर बर्न्ट हो जाएगा तो शेप चेंज हो जाएगा, फिर एक्सेस होगा तो ओवर बर्न्ट हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, और ब्लू शेप कर देता है, और ये रेड टू येलो कलर चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है आयरन पाइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ब्रिक में कितना परसेंटेज रहता है? 3 से 5%। आयरन ऑक्साइड ब्रिक में कितना रहता है? 3 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना रहता है? 3 से 5%। तो ये क्या ये देता है ब्रिक को रेड कलर। अगर ब्रिक में अच्छा रेड कलर है तो यानी उसमें आयरन ऑक्साइड है। तो ठीक है, ये क्या करता है? इम्परबिलिटी को बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड कलर देने के अलावा क्या करता है? वो ब्रिक में इम्पेरेबिलिटी को बढ़ाता है, इम्पेरेबिलिटी को बढ़ाता है, इम्पेरेबिलिटी को बढ़ाता है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जो है इम्पेरेबिलिटी को बढ़ाता है और ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये भी कुछ कुछ हद तक फ्लक्स की तरह भी काम करता है। और ये डार्क ब्राउन, अगर अगर देखो, देखो ये कलर प्रोवाइड करता है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट है तो रेड कलर मिलेगा, यानी रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डार्क ब्राउन कलर है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर ब्रिक बनाते समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रिक को, तो उस समय हमको किस तरह का कलर मिल जाएगा? डार्क ब्राउन मिल जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट द डार्क ब्राउन कलर, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को रेड कलर मिलेगा। अब इम्प्रूव, तो आयरन ऑक्साइड क्या इम्प्रूव करता है? तो आयरन ऑक्साइड इम्प्रूव करता है इम्परेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी को। तो आयरन ऑक्साइड इम्प्रूव इम्परेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो आयरन ऑक्साइड क्या इम्प्रूव करता है? इम्परेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा? देखो एक्सेस में हो जाएगा तो ये ब्रिक को डार्क ब्लू कलर में बना देगा, ब्लैकिश कलर। देखते हो ना, क्योंकि एकदम एकदम एक्सेस काला ब्रिक हो जाता है, तो ये एक्सेस आयरन के वजह से होता है। यानी ब्रिक में एक्सेस आयरन हो जाएगा तो या तो एकदम ब्लूइश दिखेगा या तो ब्लैकिश कलर का दिखेगा। ठीक है, देखो लाइम अगर एक्सेस होगा तो ब्रिक ये पीला कलर का दिखेगा। अगर आयरन ऑक्साइड अगर एक्सेस हो जाएगा तो ब्लूइश या ब्लैक कलर का होगा। तो अगर आयरन ऑक्साइड को देखें तो हम लोग को 4 कलर यहाँ देखने को मिल रहा है। 4 क्या, 3 कलर देखने को मिल रहा है। क्या क्या? पहला कि अगर ब्रिक बनाते समय ऑक्सीजन का प्रेजेंट कम है तो हम लोग को रेड कलर का दिखेगा, और ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया तो हमको डार्क ब्राउन कलर मिलेगा। अगर आयरन ऑक्साइड जिसकी परसेंटेज 3 से 5% या 5 से 6% भी कहीं तक पकड़ लेते हैं, तो इसका अगर इससे ज़्यादा हो गया इसका सिट्रेस तो हमको डार्क ब्लूश या ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है। अब आयरन पैराइड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ब्रिक ब्रेक मैंगनीज स्प्लिट ब्रिक और डिसइंटीग्रेट ब्रिक। तो अगर आयरन पायराइट अगर प्रेजेंट हो गया एक्सट्रस में तो वो हम लोग को ब्रिक को स्प्लिट कर देता है या डिसइंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट करता है अब आते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो क्या होता है, ब्रिक में येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैग्नीशिया जो है येलो कलर प्रोवाइड करता है। अभी बर्न नहीं हुआ, देखो लाइम जो है बर्न एक्सेस हो जाता है तब रेड टू येलो हो जाता है। ठीक है, मगर मैग्नीशिया जो है वो येलो कलर प्रोवाइड ही करता है। ये भी प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, और ये
श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, डिक्रीज करता है। जैसे कि लाइम भी श्रिंकेज प्रिवेंट करता है ऑन ड्राइंग को, मैग्नीशिया भी प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, ठीक है। ये अगर अगर मैग्नीशिया भी ज़्यादा तो हाईली येलोइश हो गया, ब्रिक डिके कर जाएगा। अगर पूछता है कि ब्रिक डिके किसके कारण से होता है, ये बार बार पूछता है, तो ब्रिक डिके करता है एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया। एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया होगा ना तो ब्रिक डिके कर जाएगा। तो डिके करने क्यों करता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया रहेगा। ब्रिक में एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया रहा तो वो डिके डिके कर जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एल्कलीज पे। एल्कलीज कितना होता है, लेस देन 1 होना चाहिए। और इसका एक्सेस हो जाए तो एफ्लोरेंस क्रिएट कर जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो एफ्लोरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे CO2 SO3 H2 ये तो बड़ी स्मॉल परसेंटेज में। आगे देखते हैं, आगे देखें क्या कि पेबल एंड ग्रेवल अगर ब्रिक में ज़्यादा हो गया तो ये डिक्रीज कर देगा स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। और ऑर्गेनिक मैटर अगर रहता है ये तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक को डिक्रीज कर देता है। यानी पेबल और ग्रेवल, पेबल मतलब जो गिट्टी विट्टी सब अगर ज़्यादा हो गया ब्रिक में तो वो ब्रिक की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, ब्रिक की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। अगर पेबल और ग्रेवल ब्रिक में एक्सेस में है तो ब्रिक के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। और मगर वही ऑर्गेनिक मैटर एक्सेस है ब्रिक में तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक डिक्रीज कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहने से क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक डिक्रीजेस, ठीक है। इसको एक बार देख लेते, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो सिलिका, सिलिका ब्रिक का मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है, साल भर मिलता है, साल भर में, यानी एस से सिलिका, ए फॉर एल्युमिनियम, एल फॉर लाइम। तो सिलिका 50 से 60%, एल्युमिनियम 20 से 30%, लाइम 2 से 5%, लाइम फिर आयरन ऑक्साइड तुमको 5 से 6% या 3 से 5% भी पकड़ लो। मैग्नीशियम लेस देन 1, अल्कली भी लेस देन 1, कुछ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड SO3 H2 रहते हैं। अब आते हैं सिलिका पर। सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है। ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को। ये प्रिजर्व करता है फॉर्म ऑफ द ब्रिक व्हेन द हाई टेम्परेचर, इसीलिए ये शेप के बारे में बताता है। एक्सेस हो जाता है तो ब्रिटल हो जाता है, ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिटल होता है, लॉ ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। सिलिका एक्सेस जाता है तो ब्रिटल हो जाता है, कोहेजन में लॉस हो जाता है, वीक और ड्राइंग हो जाता है, ड्राई होगा तो वीक हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम 20 से 30% होता है, प्लास्टिसिटी अब्सॉर्ब करता है एक्सेस वाटर को, इसीलिए प्लास्टिसिटी मिलता है। ब्रिक में अगर एक्सेस हो जाएगा एल्युमिनियम तो ब्रिक बिकम रिफ्रैक्टरी, एल्युमिनियम के कारण रिफ्रैक्टरी हो जाता है, क्रैक डेवलप हो जाता है। अगर ड्राइंग हो जाए तो रैप हो जाता है। लाइम की बात करते हैं, लाइम 2 से 5% होता है, वो फ्लक्स की तरह काम करता है, जब बाइंडिंग मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट सिंकेज और ड्राइंग। ये ओवर बर्न कर जाएगा, शेप चेंज कर देता है एक्सेस में और ये डिसइंटीग्रेट करता है, लूज शेप कर जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं 3 से 5% रेड कलर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इम्प्रूव किसको करता है, इम्परमेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी को। फ्लक्स की तरह काम करता है, डार्क ब्राउन रहता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेड कलर रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डार्क ब्राउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर होता है, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर होता है। आयरन पैरेट ड्यूरिंग बर्निंग और बिग मैग्नेट स्प्रेड और डिसइंटीग्रेट कर देता है ब्रिक को। आयरन ब्रिक अगर ज़्यादा है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मैग्नीशिया हो जाता है येलो कलर, प्रिवेंट सिंकेज, और अगर एक्सेस में हो जाता है तो येलो कलर देता है, ब्रिक को डिके कर देता है, अल्कली फ्लोरेंस को दे देता है। पेबल एंड ग्रेवल रहता है तो ब्रिक की स्ट्रेंथ का कमज़ोर हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक इज डिक्रीजेस।